Hi guys, welcome to the e-learning. In this video, we're gonna learn about the shortest job first scheduling algorithm. So, in the previous video, we learned about the FCFS scheduling algorithm, and in this video, we learn the shortest job first. So, the key concept behind the shortest job first scheduling algorithm is that we have to assign the CPU to the process that have the minimum CPU burst time. Okay. मतलब कि हम सीपीयू उस प्रोसेस को असाइन करेंगे जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम है। बर्स्ट टाइम पता है ना आपको क्या होता है? बर्स्ट टाइम इज बेसिकली द टाइम जब वो प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज कर रही है, जितनी देर के लिए वो प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज कर रही है वो आपका बर्स्ट टाइम होता है। तो क्या कर रहे हैं ये कि सीपीयू उस प्रोसेस को असाइन कर रहे हैं दैट हैव द मिनिमम शॉर्टेस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। ओके, अब ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि पहले वो प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो जाए जिसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है, यानी कि जो शॉर्ट प्रोसेस है जिसको कम देर के लिए सीपीयू चाहिए, पहले हम उसको एग्जीक्यूट करते जाएं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, हमारी नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस का जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिनका बर्स्ट टाइम में कम है, जिनको कम देर के लिए सीपीयू चाहिए, पहले हम उनको दे देते हैं जल्दी जल्दी, ताकि नंबर ऑफ प्रोसेस जल्दी से ज्यादा एग्जीक्यूट हो जाए कम अमाउंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, और कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ना रोके, मतलब कि किसी प्रोसेस को वेट ना करना पड़े किसी दूसरी प्रोसेस की वजह से। ओके, सो दिस इज बेसिकली द एसजेएफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब आपकी एसजेएफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो दो मोड्स में काम करती है। द फर्स्ट वन इज नॉन प्रीएम्पटिव मोड एंड सेकंड वन इज प्रीएम्पटिव मोड। So in the non-preemptive mode is you know that I have tell you the mechanism of preemptive and non-preemptive scheduling, the manner they work also. So in non-preemptive mode क्या होता है कि we cannot take the CPU from the process unless the process get terminated। मतलब जब तक कोई प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हम उस प्रोसेस से CPU को नहीं छीन सकते, नहीं ले सकते। चाहे हमारी रेडी क्यू में कोई ऐसी प्रोसेस भी आ जाए जिसकी प्रायोरिटी उस प्रोसेस से ज्यादा है, मतलब जिसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंटली रनिंग प्रोसेस से, बट वी कैन नॉट टेक द सीपीयू फ्रॉम द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस किस मैनर में काम कर रही है, नॉन प्रीएम्पटिव में। ओके, बट प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि वी कैन टेक सीपीयू फ्रॉम द प्रोसेस। अगर कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जिसकी प्रायोरिटी करंटली रनिंग प्रोसेस से ज्यादा है तो वी कैन टेक सीपीयू फ्रॉम दैट process. Okay, so in this video we have discussed the working of SGF in non-preemptive mode, कि नॉन प्रिएम्पटिव मोड में एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, एंड द प्रिएम्पटिव मोड ऑफ एसजीएफ वी हैव डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, so now let's understand the working of SGF scheduling algorithm with the help of example over here. So I have tell you that SGF algorithm is basically work in the manner that it will execute the process that have the lowest CPU burst time। जिससे क्या होगा कि वो प्रोसेस जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगी और सीपीयू हम अनदर प्रोसेस को भी सर्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। First of all, we have to draw a Gantt chart. I have tell you in the previous video also that you have to draw a Gantt chart over here to understand the working of any scheduling algorithm. So at time 0, now see at time 0 which is there any process in the ready queue? So see the arrival time. Okay, see the arrival time of the process. Is there any process in the ready queue at time 0? Yes, P4 is there in the ready queue at time 0. So I have to assign P4 CPU. CPU मुझे P4 को assign करना पड़ेगा। ठीक है, you cannot say that कि मैम P1 का burst time सबसे कम है तो आप P1 को CPU assign करो, P4 का तो सबसे ज्यादा burst time है, why you are assigning CPU to the P4? ओके, कैन से दैट इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास रेडी क्यू में बस P4 ही है। ओके, आई कैन नॉट असाइन CPU टू P1 क्योंकि P1 इज नॉट कम येट इन द रेडी क्यू। P1 तो 2 टाइम पे आएगी और अभी टाइम तो 0 हो रहा है, P1 अभी तक आई ही नहीं है रेडी क्यू में। हाउ कैन आई असाइन CPU टू P1? तभी तो असाइन कर पाऊंगी जब वो प्रोसेस रेडी क्यू में होगी। ओके, सो अभी मेरे पास रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस है, टाइम 0 पे मेरे पास रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस है विच इज P4। सो आई हैव टू असाइन CPU टू द P4, आई हैव नो चॉइस। ओके, मैंने CPU P4 को असाइन कर दिया।
Now for how amount of time 6 के लिए, because it is basically a non preemptive scheduling mode. ओके क्योंकि इस नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, वी कैन नॉट टेक सीपीयू फ्रॉम द प्रोसेस जब तक प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो जब तक पूरी तरीके से P4 एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक मैं सीपीयू से नहीं ले सकती। मतलब 0 से लेकर 6 तक सीपीयू किसके पास है, P4 के पास ही है। नाउ अब टाइम क्या हो गया, अब टाइम हो गया 6। नाउ 6 टाइम पे अब इज देयर एनी प्रोसेस इन द रेडी क्यू? तो रेडी क्यू में रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेसेस है। रेडी क्यू में अब मल्टीपल प्रोसेसेस है। P1 is also in the ready queue, P2 is also in the ready queue, P4 is also in the ready queue and P5 is also in the ready queue. ओके सो ये सारी प्रोसेस अब रेडी क्यू में आ गई। ठीक है, P1 भी आपकी रेडी क्यू में आ गई है, P2 भी आपकी रेडी क्यू में आ चुकी है, ओके P3 भी रेडी क्यू में आ चुकी है एंड P4 भी रेडी क्यू में आ चुकी है। अब इन प्रोसेस में से किस प्रोसेस को हम सीपीयू एलोकेट करें वो डिपेंड किस पे करता है कि विच प्रोसेस हैव द लोएस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। ओके P4 आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ among the remaining one which we have to allocate the CPU. So remaining में से P1 और P3 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। P1 का भी बर्स्ट टाइम 1 है और P3 का भी बर्स्ट टाइम 1 है। सो अब किसको CPU एलोकेट करें? अकॉर्डिंग टू SGF हमें CPU उसी को एलोकेट करना है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, बट इन दोनों का बर्स्ट टाइम तो बराबर है। अब CPU किसे एलोकेट करें? अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि दो प्रोसेस हैव द सेम CPU burst time, then the tie between them is set up by using FCFS scheduling algorithm। कि कौन सी पहले आई थी उसका यूज करके हम उसको CPU वो असाइन करेंगे कि कौन सी प्रोसेस पहले सिस्टम में आई थी। तो अराइवल टाइम देखो, ये आई थी 2 टाइम पे, ओके P1, और P3 कब आई थी? P3 आई थी टाइम 4 पे। तो कौन पहले आई है? P1 पहले आई है, तो इसलिए हम CPU किसको एलोकेट कर देंगे? P1 को एलोकेट कर देंगे। ओके P1 को हमने फिर यहाँ पे CPU एलोकेट कर दिया। कितने देर के लिए P1 को CPU एलोकेट करना है? इसका बर्स्ट टाइम 1 है तो 1 के लिए इसको CPU एलोकेट करना है। तो अब टाइम कितना हो गया? 7। ओके अब किसको CPU एलोकेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है P3 को करेंगे। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब हमने CPU P3 को एग्जीक्यूट करा क्योंकि बचे हुए में से P1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब हम बच्चे हुए में से किसका सबसे कम है? P3 का ही सबसे कम है। तो P3 को CPU एलोकेट करेंगे। कितनी देर के लिए? 1 के लिए, क्योंकि इसका CPU बर्स्ट टाइम कितना है? 1 है। ओके अब टाइम कितना हो गया? 8। P3 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मेरे पास दो प्रोसेस बची है, P2 और P4। ओके P2 और P4 P2 एंड P5, P4 तो हमारी कब पे एग्जीक्यूट हो चुकी थी। P2 एंड P5 में से विच वन हैव द लीस्ट CPU बर्स्ट टाइम? P5। तो CPU किसे असाइन करोगे आप? P5 को असाइन करोगे। ओके यू हैव टू असाइन CPU टू द P5। कितने टाइम के लिए करोगे? जितना उसका बर्स्ट टाइम है, यानी कि 3 के लिए, यानी कि नाउ द टाइम इज व्हाट? 11। ओके अब P5 को भी आपने साइन कर दिया, रिमेनिंग P2। तो अब P2 को CPU एलोकेट कर दो। P5 को आपने दे दिया, P2 को CPU दे दो। कितने देर के लिए आप दोगे? 5 के लिए। ओके यानी कि अब टाइम कितना हो गया? 16। ओके so this is basically the Gantt chart of SGF scheduling algorithm. Now see, in SGF scheduling algorithm CPU हमेशा प्रोसेस को एलोकेट किया गया है। हर मोमेंट ऑफ टाइम पे CPU काम कर रहा है। देखो देयर इज नो गैप बिटवीन द प्रोसेसेस। हमने FCFS में देखा था देयर इज अ गैप, वन गैप। तो हमने कहा था कि CPU इधर आइडल है, CPU इज नॉट वर्किंग ओवर देयर। यहाँ पे CPU आइडल है, खाली बैठा है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में CPU कहीं पे भी खाली नहीं बैठा, वो हर टाइम किसी ना किसी प्रोसेस को सर्व कर रहा है। यहाँ P4 को कर रहा है, यहाँ P1 को कर रहा है, P3 को कर रहा है, P5 को कर रहा है, P2 को कर रहा है। CPU खाली नहीं बैठा है। सो इन दिस सिनेरियो आपका जो लास्ट CPU का जो टाइम होगा विच इज 16, विच इज equals to the sum of the total burst time of the processes। प्रोसेसेस का अगर बर्स्ट टाइम का आप टोटल करो तो आपके पास 16 ही आएगा। यू कैन कैलकुलेट ओवर है 3, 6, 9, 10, 15 एंड 16। ओके इसका मतलब है कि इन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम का सम इज इक्वल्स टू दैट लास्ट प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम के बराबर। तो इसका क्या मतलब है कि CPU आपका पूरे टाइम यूटिलाइजेशन में था,
ठीक है, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब सीपीयू आपका खाली बैठा था, इसका ये मतलब है सिंपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ओके, so completion time is basically the time when a process get completed, or you can say when a process get terminated. So let's see, P1 process कब आपकी complete हुई? So P1 Gantt chart में देखेंगे, P1 आपकी टाइम 7 पे complete हुई। Okay, you not have to confuse with the Gantt chart। ओके, समझो, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। 6 पे, एट टाइम 6 पे P1 को CPU एलोकेट किया गया था, टाइम 6 पे P1 को CPU एलोकेट किया गया था, एंड टाइम 7 पे P1 का काम खत्म हो गया। ओके, तो P1 कब टर्मिनेट हुई? 7 पे। नाउ P2 कब टर्मिनेट हुई? P2 टर्मिनेट हुई है 16 पे। ओके, तो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 16 है। ओके, नाउ इसी तरीके से आप P3 का देखेंगे, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 8। ठीक है, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 8। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P4 का कंप्लीशन टाइम 6 है। ओके, P4 का कंप्लीशन टाइम 6 है। P5 का कंप्लीशन टाइम आपका कितना है? P5 का कंप्लीशन टाइम है 11। P5 का completion time कितना है? 11. So this is basically the completion time. Now let's understand what's the turnaround time. Turnaround time is basically the completion time minus arrival time. I have tell you in the previous video that turnaround time is basically completion time minus arrival time. So 7 minus 2, 5. Okay. 16 minus 1, 15. Okay. Now 8 minus 4, 4. 6 minus 0 is basically 6, and 11 minus 2 is basically 9. So this is basically the completion time of each and every process. Now what's the waiting time is? So waiting time is जितनी देर तक आपकी process wait कर रही है, means turn around time minus burst time. turn around time मतलब total time process के अराइवल होने से प्रोसेस के कंप्लीशन तक का जो टोटल टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है। ओके, तो वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। पूरे टाइम में से वो टाइम हटा दो जब प्रोसेस सीपीयू का काम कर रही थी, मतलब प्रोसेस को जब सीपीयू मिला था तो बचे हुए टाइम में प्रोसेस वेट ही कर रही थी, तो वो वेटिंग टाइम होता है। सो लेट्स कैलकुलेट वेटिंग टाइम। 5 minus 1 which is 4। ठीक है, 15 minus 5 which is 10। 4 minus 1 which is 3। 6 minus 6 which is 0, 9 minus 3 which is 6. So this is basically the waiting time of each and every process. Now calculate the response time of each and every process. So how we can calculate the response time of every process? So let's understand it, how we can calculate the response time. So let's see over here. See, P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि उसको कितने टाइम बाद रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, उसको कितने टाइम बाद रिस्पॉन्स मिला, इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्स टाइम। सो जब उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला माइनस अराइवल टाइम, यही रिस्पॉन्स टाइम होगा। आई हैव टेल यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि जब उसे फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला माइनस अराइवल टाइम, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। ओके, तो P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला? यू कैन सी ओवर हियर, P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला 6 पे। ठीक है, 6 पे उसे फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, और वो आई कब थी? टाइम 2 पे P1 आई थी, मतलब कि 2 पे वो आई थी लेकिन उसको रिस्पॉन्स कब मिला? 6 पे। 2 पे वो आई थी लेकिन उसको रिस्पॉन्स कब मिला? 6 पे रिस्पॉन्स मिला, यानी उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसने वेट कितनी देर किया? 4, मतलब 4 टाइम बाद उसे रिस्पॉन्स मिला, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है? 4। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, कि P2 को रिस्पॉन्स कब मिला? P2 को रिस्पॉन्स, यहाँ देखो गैंट चार्ट में P2 को 11 पे रिस्पॉन्स मिला, लेकिन वो आई कब थी? 1 पे, यानी कि 10 टाइम बाद उसे रिस्पॉन्स मिला, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या है? 10 है। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर P3 ऑल्सो, P3 को रिस्पॉन्स कब मिला? 7 पे, बट वो आई कब थी? 4 पे, यानी कि 3। ओके, नाउ P4 को रिस्पॉन्स कब मिला? 0 पे ही मिल गया, और वो आई कब थी? 0 पे ही आई थी, और उसको 0 पे ही रिस्पॉन्स मिल गया। P4 कब आई थी? 0 पे ही आई थी, और P4 को 0 पे ही रिस्पॉन्स मिल गया, यानी कि इसका रिस्पॉन्स टाइम 0 है। P5 कब आई? P5 को रिस्पॉन्स कब मिला? 8 पे, और वो आई कब थी? 2 पे आई थी। आई कब थी? 2 पे आई थी, तो यानी कि उसको 6 टाइम बाद रिस्पॉन्स मिला। So this is basically the response time of each and every process. एक
चीज जो नोट करने वाली है, आपने प्रीवियस वीडियो में भी नोट करी होगी, मैंने आपको बताई नहीं थी प्रीवियस वीडियो में, बट आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन वेरी क्लियरली दैट वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम इज सेम। कैसे? सी, वे अगर आपकी जो स्केड्यूलिंग है वो नॉन प्रीएम्प्टिव होती है तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम एक ही होता है, सेम होता है, सेम कैलकुलेट करके आता है। यानी कि अगर आप सीपीयू किसी प्रोसेस से तब तक नहीं ले रहे हो जब तक वो प्रोसेस अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर लेती, तब आपका वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम ही आएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द थिंग जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई थी। आपने देखा होगा एफसीएफएस में भी आपका वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम आया होगा, because FCFS is basically a non-preemptive scheduling algorithm। और यहाँ SGF with non-preemptive mode में आपका ये waiting time response time same आया। okay, now one thing more, if you want to calculate the average, because some university ask for the average turnaround time, average waiting time, so you can simply do the sum of all of them and divided by the number of process. Here the number of process are 5, you can divide it by 5 simply. Okay, similarly for average waiting time you can do the sum of all and then divided by number of process, which is 5 over here. Similarly for response time also, okay, you can calculate the sum and divided by 5. So this is basically the working behind shortest job first scheduling algorithm. When you calculate the average turnaround time of SGF scheduling algorithm, then you will find note that it is less than FCFS scheduling algorithm. Okay, because it will solve the drawbacks of FCFS. In FCFS there are a lot of waiting time, process have to wait a lot, but SGF solves the problem of FCFS scheduling algorithm, that waiting time, average waiting time is less over here. Okay, you can check it by implementing this numerical in FCFS also. आप इस न्यूमेरिकल को FCFS में पहले इम्प्लीमेंट करके देखो। आई हैव टेल यू कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इन FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आप FCFS में इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालिए, एंड देन इसी न्यूमेरिकल को आप SGF में करके एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम निकालिए, देन यू कैन सी द डिफरेंसेस। ओके, कि SGF में आपका वेटिंग टाइम जो है कम आता है। ओके, now the thing is the advantages and disadvantages of SGF. The advantages and disadvantages of SGF scheduling algorithm I will discuss in the next video when I will discuss the preemptive mode of SGF scheduling algorithm. After that I will discuss the advantage and disadvantage of SGF. Okay, so I hope you guys like that particular video, and if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. Thank you.